हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यू के क्वेश्चनों को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब जो होगा, जो एसएससी जीडी का जो मॉडल पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कि हो सकता है कि यहाँ से आपसे सवाल मिल जाए। तो आज हमारा मॉडल पेपर जो होगा वो होगा कौन सा, तीसरा होगा। इससे पहले दो आपके पास पहुंच चुके होंगे, है ना। इससे पहले आपके पास पहुंच चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको आपको समझना भी है, ठीक है। चलिए देखिए, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। चार ऑप्शन है: मटर, कद्दू, मूंगफली, गेहूं। इसने बोला है खरीफ की फसल है। तो अब खरीफ की फसल आप जानते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो आप देखेंगे कि जो गर्मियों के समय में यानी ग्रीष्म कालीन समय में ये बोया जाता है, खासकर वो होते हैं। तो मटर, कद्दू, मूंगफली और गेहूं। तो यहाँ पे खरीफ की फसल है, तो उसके लिए सही आंसर जो है आपका है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन डी है, ठीक है। बाकी गेहूं देखेंगे तो गेहूं तो वैसे ये रबी की फसल है। ये जो है ये कैसी है? रबी की फसल है। और मटर भी देखेंगे तो मटर भी क्या है? ये भी रबी की फसल है। बाकी कद्दू जो है ये जायद की फसल है। जायद की फसलें वो होती हैं जो क्या होती हैं? रेंगने वाली होती हैं। क्या होती हैं? रेंगने वाली होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कद्दू हो गए, ठीक है, तोरई हो गया, ठीक है, लौकी हो गया, तो ये सारी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वायु मंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है: एमीटर, बैरोमीटर, फोटोमीटर, बोलोमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वायुमंडलीय दाब है, जो वायुमंडलीय दाब, उसको मापने के लिए हमने किस मीटर का या किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर। अब देखिए, जो बैरोमीटर है, हालांकि कभी कभी इसकी खोजकर्ता का भी नाम आ जाता है, खोजकर्ता। तो अगर खोजकर्ता के रूप में अगर पूछा जाए तो हमें बताना है टॉर्सली। टॉर्सली टॉर्सली नामक एक है, एक वैज्ञानिक थे, खासकर ये इटली के ये थे। तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था बैरोमीटर का, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बैरोमीटर जो होता है उससे वायुमंडलीय जो गतिविधियां होती हैं उससे मापी जा सकती हैं। जैसे हमें पता है कि हाँ, की बैरोमीटर में खासकर जो लिक्विड पदार्थ होता है वो कहीं ना कहीं आपका पारा ही होता है। क्या होता है? पारा होता है, ठीक है, मरकरी होती है। तो अगर बैरोमीटर अचानक से ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाए तो ये संकेत होता है कि हाँ, कि तूफान आने की संभावना होती है, ठीक है। अगर जो जो पारा है, जो मरकरी उसमें, और वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरे तो बरसात होने का संभावना होती है। और अगर जो पारा धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाए उस बैरोमीटर में, तो मौसम साफ होने का संकेत होता है, ठीक है। तो ये बैरोमीटर को आपको ध्यान रखना है। अब जो एमीटर क्या है? एमीटर, हालांकि हमने ये सुना है कि एमीटर जो है वो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा मापने का, ये क्या है आपका, एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे कि किसी परिपथ में किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने हेतु मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। और हमें पता है कि जो विद्युत धारा होता है खासकर उसको हम लोग किस में मापते हैं? तो अमीटर में मापते हैं, है नहीं, सॉरी, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है, एम्पियर में मापते हैं। बाकी फोटोमीटर जो ये प्रकाश की मात्रा को मापने के लिए उपयोग होता है, प्रकाश की मात्रा के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या आपका है? बैरोमीटर। फिर अगला सवाल देखिए कि 1932 में महात्मा गांधी और डैश डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो उसमें महात्मा गांधी और दूसरे व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। देखो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो खासकर
पता चलेगा कि इसमें दो लोग थे पूना पैक्ट में। एक कौन थे? बी आर अंबेडकर। और दूसरे कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है ना, दूसरे कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे इसमें। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आपसे ये भी बनेगा कि ये जो पूना पैक्ट ये हो रहा है, ये कब हुआ था? ठीक है, तो हुआ तो 1932 में था, लेकिन कभी कभी अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो आपको बताना है क्या? 24 सितंबर 1932। ठीक है, 1932 को हुआ था। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। जो आपने देखा था सांप्रदायिक पंचायत आया, उसके बाद में ये हुआ था। अपस्मार यानी कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, यकृत, वक्र, हृदय। तो देखिए यहाँ पे जो मिर्गी है, इससे जो अंग प्रभावित होता है वो आपका है मस्तिष्क। ठीक है, क्या होगा? मस्तिष्क। हालांकि ये जो मिर्गी है, ये कहीं ना कहीं क्या है? गैर संचारी रोग है, यानी कि गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग है। ठीक है, तो ये संचारी मतलब ये संचरण से नहीं फैलता है। ठीक है, यानी कि छूने से, ठीक है, ये नहीं फैलता है, छुआछूत से ये नहीं फैलता है, गैर संचारी रोग है। उसके अलावा आप देखेंगे अन्य विकल्पों में, तो अन्य विकल्पों में भी आपको समझ में आएगा। अगर यहां से कहें कि मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई है, इसकी सबसे छोटी इकाई, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स मस्तिष्क यानी ब्रेन की क्या सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स। अब यहीं पे यकृत की अगर हम बात करें तो इससे क्या सवाल बनेगा? इससे सवाल ये बनेगा कि मानो शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो अगर अंग में पूछता है तो यकृत ही बताएंगे। तो ये कहेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, और खासकर ये बहिस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका एंजाइम, ठीक है ना, और रस क्या करती है? निकालती है, श्रवण करती है। लेकिन अगर ये भी सवाल पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर, ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, वैसे तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है शरीर का, ठीक है, लेकिन मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा अंग है वो यकृत ही होता है। ठीक है, और जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है आप बताएंगे? तो यकृत ही है। उसके अलावा वक्र आप जानते ही हो, जिसे किडनी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्लड से जो भी क्या होते हैं, आपकी अनावश्यक चीजें होती हैं, उसको निकाला जाता है, वहां से फिल्टर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हृदय देखिए, हृदय की बात करते हैं, यानी कि हार्ट। तो हृदय, ये ध्यान रखेंगे, सबसे व्यस्तम, ये क्या है आपका? एक पार्ट है, बॉडी पार्ट है, सबसे व्यस्त यही रहता है हृदय। ठीक है, और हृदय के ध्यान रखिएगा कि ये पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है, घिरा होता है। पेरिकार्डियम, जिस या इसे हृदयावरण भी कहते हैं, पेरिकार्डियम या हृदयावरण भी कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है? घिरा होता है, जो कि बाहरी आघातों से ये सुरक्षा करता है। अब जो ये हृदय है, तो हमें पता है कि जो मानव का हृदय है, ठीक है ना, मानव हृदय कितने? चार, चार चैम्बर
या कच्छ क्या होता है, बटा होता है, बटा होता है। कितने, चार। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सा इसका अगर आकृति अगर हम लोग देख लें, लगभग मुट्ठी का जैसा ही होता है आपका क्या, ये हृदय। तो ऐसे कहीं ना कहीं वो कितने, चार चैम्बरों में बटा होगा। ठीक है, कितने चैम्बरों में बटा होगा, चार चैम्बरों में बटा होगा। जैसे ये आपका क्या है, बायां अलिंद, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मतलब निलय। ठीक है ना, क्या होगा, निलय, यानी क्या हो जाएगा, ये बायां निलय, ये बायां निलय हो गया। और ये देखा जाए तो ये आपका दायां अलिंद होगा, दायां अलिंद होगा। और यहीं पे नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका दायां निलय हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा। तो ये चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, चार चैम्बर आपके हो जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन्हीं के बीच में कुछ वाल्व होते हैं, आपने सुना होगा खासकर वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड यानी कि तीन वाल्व लगे होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे दो वाल्व लगे होते हैं। तो अगर आ जाए कि जो जो दो वाल्व होते हैं उन किनके बीच में होते हैं, जो दो वाल्व होंगे वो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में होगा। जो तीन वाल्व होते हैं वो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड। इसे कहते हैं बायो बाईकस्पिड, बाईकस्पिड वाल्व, बाईकस्पिड वाल्व। ठीक है, और हर्ट से ही ध्यान रखिएगा कि क्या लब और डब की आवाज आती है, आवाज आती है, लब और डब की आवाज आती है। अगर हृदय स्वस्थ है तो लब और डब की आवाज 100% आएगी, और कोई विकार है तो आवाज ये नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, मतलब नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, मांडू की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ओंकारेश्वर की पहाड़ी से, या पंचमढ़ी की पहाड़ी से। तो ये निकलती है आपकी कहाँ से, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, तो अमरकंटक की जो ये पहाड़ी है, ये ध्यान रखिए खासकर जो एमपी में एक अनूपपुर, अनूपपुर क्या है, जिला है, ये खासकर वहां से निकलती है। ठीक है, अनूपपुर जिला है। जो नर्मदा नदी है ये दो पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होती है इस तरीके से। और जैसे ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम मानते हैं ये पहाड़ी हो गई। ठीक है, कौन सी, अमरकंटक की, अमरकंटक पहाड़ी हो गई। ये नदी कौन सी हो गई, ये नदी हो गई आपकी नर्मदा। ठीक है, अब ऊपर देखेंगे, ऊपर आपका है विंध्यन पर्वत, और नीचे आपका है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत। तो अगर सवाल आपके सामने ये हो, सवाल पूछा जाए कि बताइए कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, तो बताएंगे उत्तर में है कौन, विंध्यन पर्वत, दक्षिण में कौन है, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा। और ये जो नर्मदा नदी है, ध्यान रखिएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कहाँ से, इसका प्रवाह कैसे है, इसका प्रवाह है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है ना, और ये अपना मुहाना कहाँ बनाएगी, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है खंभात की खाड़ी, खंभात या कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी कहाँ पे है ये, तो बताएंगे ये गुजरात में है। और गुजरात अरब सागर से लगा हुआ है,
तो ये अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है, या कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी कहाँ पे है, तो अरब सागर में ही है, ठीक है ना। और ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एक्चुअली बनाती है, यानी ज्वार नद मुख बनाती है। तो भारत में ज्वार नद मुख बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम बताएंगे वो है कौन सी, नर्मदा। जल से रोगाणुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में छोटे कण परस्पर ना आपस में क्रिया करके बड़े कण बनाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण तल पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आयनन विनिमय, कणकीय निस्पंदन, मंद रेत निस्पंदन, या उरणन। तो ये है वो उरणन की वजह से क्या होता है, ऐसी चीजें घटित तो होती हैं, ठीक है। तो दो कण आपस में मिल जाएंगे, मिलने के बाद वो वजन हो जाएंगे, वजन होने के बाद वो नीचे तल पर बैठ जाएंगे, तो ऐसे क्या होता है, जल स्वच्छ हो जाता है रोगाणुओं से। लिखा है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, लॉरेंट फेबियन, ओलिवर फेरेन, साइमन हैरिस, ग्रेवियल अटल। देखो जनवरी 2024 की बात है, तो उसमें ये कौन थे, ग्रेवियल अटल। कौन थे, ग्रेवियल अटल, ये बने थे सबसे कम उम्र के वहां के प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में फ्रेंकोइस जो वायर हैं, ठीक है, फ्रेंकोइस जो वायर हैं वो बने हैं अभी यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो फ्रांस के अगर देखेंगे तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में पीएम कौन है, यानी कि 2025 की बात कर रहा हूं, वो जनवरी, ठीक है। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में फ्रैंकोइस फ्रैंकोइस वायर, ठीक है, ये बने हैं वहां के प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान में हैं, यानी कि जनवरी 2025 की बात करें तभी यही है, ठीक है। बाकी यहाँ के फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, राष्ट्रपति वो है इमैनुअल मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन, ये वर्तमान में क्या है यहाँ के राष्ट्रपति। चलिए अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश के छोटे हुड़का से लेकर दक्षिण क्षेत्र की बड़ी तिमिला तक सभी डैश डैश नामक वाद्य यंत्र की श्रेणी से संबंधित है। कौन है, खोल, मृदंगम, तबला, डमरू। तो देखो यहाँ पे छोटे हुड़का और दक्षिण क्षेत्र की बड़ी तिमिला, ये क्या है, ये डमरू के क्या है, प्रकार है, ठीक है, ये डमरू क्या है, प्रकार है। जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, 4, 5, 3 या फिर 6, कितने को दिया गया है। तो यहाँ आप देखिए जो कुल जो दिया गया है इसमें वो होगा आपका कितने, 5, कितने होंगे, वो होंगे 5, कितने होंगे, 5। अब देखिए जो आपका जीआई टैग है, जीआई टैग, तो जीआई टैग ध्यान रखिएगा कि इसको पूरा नाम क्या है, जियोग्राफिकल जीआई जो टैग है ये क्या है, इसी का पूरा नाम क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेत। तो जीआई टैग अगर बात करते हैं इसके लिए एक्ट कब आया, तो एक्ट आया था 1999 में, ठीक है। जबकि फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला गया, किसे दिया गया था, क्यों बताएंगे, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है राज्य, वहां का, वहां की जो चाय को दिया गया था पहली टाइम, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर सवाल हो कि सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी मैं बात करूं जनवरी 2025 की बात करूं तो अभी टोटल
75 यानी कि 75 जेई टैग उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। ठीक है, हालांकि आगे संख्या ये बढ़ भी सकती है। ठीक है ना, आगे संख्या ये बढ़ भी सकती है। और जो जीआई टैग होता है, ठीक है, जीआई टैग जो है ये आपका 10 वर्षों के लिए जाता है, 10 वर्षों के लिए। ठीक है ना, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे पेटेंट कराते हैं तो 20 वर्षों के लिए होता है, वैसे ये 10 वर्षों के लिए होता है जीआई टैग। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है? यूपी। और सेकंड स्थान पे कौन है? आपका तमिलनाडु राज्य है, वो सेकंड पे। वह स्थिति जब बाजार में स्टॉक और प्रतिभूतियों की कीमतों में निरंतर समयावधि के लिए तेजी से गिरावट आती है। तो अगर तेजी से गिरावट आएगी तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? मंदड़िया बाजार, तेजड़िया बाजार, अपस्फीति शेयर बाजार। तो गिरावट आ रही है तो मंद पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? मंदड़िया बाजार बोलते हैं। ठीक है ना, मंदड़िया बाजार बोलते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और भी ध्यान देना है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बताइए बुल एंड वियर, बुल एंड वियर का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो अगर कभी भी आ जाए तो अगर हम बात करें भैया शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से संबंधित, मैं दो शब्द लिखता हूं, संबंधित दो शब्द से संबंधित होते हैं शब्द बुल एंड बियर। तो अगर आ जाए कि बुल एंड बियर का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो शेयर मार्केट से होता है। ठीक है, शेयर मार्केट से होता है। और शेयर जो मार्केट है, जो शेयर मार्केट है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो जो शेयर बाजार है इसको नियंत्रित करता है कौन? सेबी। कौन? सेबी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, सेबी का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? 2008, 2012, 2011, 2010। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? सही आंसर 2010 है। ठीक है, जैसे आपने देखा इस तरीके से कि ये ऐसे लिखा है, तो ये क्या? भारतीय रुपए का प्रतीक है। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये भारतीय रुपए का प्रतीक, भारतीय रुपए का क्या है? प्रतीक है। जैसे आपने डॉलर का चिन्ह देखा होगा, नहीं? जैसे डॉलर इस आकार का डॉलर, वैसे ये भारतीय रुपए का क्या है? ये चिन्ह है। तो इसे कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था, अगर इसे बात करें, अपनाने की बात करते हैं, तो इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसका भाई, इसे बनाया किसने? ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? डिजाइनर कौन है? इसको डिजाइन किसने किया था? तो वो खासकर आईआईटी जो बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे के छात्र डॉक्टर उदय कुमार ने इसको क्या किया था? तैयार किया था, मतलब डिजाइन तैयार किया था। ये अगर देखेंगे तो ये जो कहीं ना कहीं इसमें किसका ये मिश्रण है? तो कहेंगे कि रोमन जो एक अक्षर है, कौन सा? आर। ठीक है, वह देवनागरी लिपि का अक्षर, देवनागरी लिपि का जो अक्षर एक कौन सा? ये र। कौन सा? र। तो यानी कि रोमन लिपि और देवनागरी लिपि का मिश्रण है, कौन सा? ये जो भारतीय रुपए का प्रतीक है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसके बारे में 2010 में अपनाया गया था। चलो देखिए, भारत में पीर बुधन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? पीर बुधन के मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ये लगता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खासकर जो शिवपुरी वाला जो जिला है वहां पे लगता है। ठीक है, हरियाणा में एक मेला लगता है, आपने पढ़ा होगा, खासकर सूरज कुंड मेला, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लगता है अंतरराष्ट्रीय
सूरज सूरज कुंड मेला, खासकर ये लगता है भैया फरीदाबाद में, ठीक है। ये कहाँ लगता है? फरीदाबाद, यहाँ लगता है ये, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत का महान्यायवादी। देखिए, जो ऑर्डिनेंस जारी होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों में राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत, जबकि केंद्र में कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है ना। अब जो अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका उल्लेख है जो संविधान का अनुच्छेद है 93, उसमें कहा गया है कि भाई लोकसभा में जो चुने गए जो सदस्य होंगे उसी में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख, ठीक है, अध्यक्ष पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है, ठीक है। वहीं पे राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं तो इसका उल्लेख किया गया है आपका किसमें? 89 में, ठीक है, इसमें 89 में यानी कि 89 में। तो इसमें भी राज्यसभा का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा, उसकी बात की गई है 89 में, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, तो इसके लिए उल्लेख कौन सा है? तो इसके लिए जो आर्टिकल है 76 यानी 76 है, ठीक है, इसमें उल्लेख किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। अब देखो, जो आपका ये ग्रैंड स्लैम जो होते हैं इनका संबंध आपका होता है टेनिस से खासकर, ठीक है। ये किससे होते हैं? टेनिस से। ये क्या है? टेनिस क्या है? प्रतियोगिता है एक प्रकार का, ठीक है। क्या है? टेनिस प्रतियोगिता है एक प्रकार का। जो लेकिन सबसे पुराना पूछ रहा है इसमें, तो जो सबसे पुराना है वो है विंबलडन, ठीक है ना, विंबलडन। इसकी जो शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1877 में, ठीक है। और ये विंबलडन जो है ये कहाँ पे खेला जाता है? तो ये खेला जाता है खासकर इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये क्या होता है? आयोजित होता है। क्या होता है? आयोजित। ये हर साल इंग्लैंड में आयोजित होता है विंबलडन। हालांकि ये ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस ओपन, हालांकि ये सभी क्या है? ये सभी क्या है आपका टेनिस के ये क्या है? प्रतियोगिता है। क्या? टेनिस प्रतियोगिता है। और ये एक साल में ये 4 टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं जो काफी फेमस है, ठीक है। तो चारों होती हैं, ठीक है, लेकिन चारों को देख लेते हैं कि कौन कौन शुरुआत में होता है। देखो, अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होगा वो साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये साल का क्या है? पहला है। फिर दूसरा आपका फ्रेंच ओपन, ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। फिर विंबलडन जो हरी घास पे खेला जाता है, विंबलडन, ठीक है ना। तो विंबलडन जो आपका है विंबलडन, ठीक है, ये साल का तीसरा और ये हरी घास पे खेला जाता है। और फिर आ जाएगा अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन, ठीक है ना, अमेरिकन ओपन। तो ये साल के 4 क्या है? ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, जो एक साल में 4 होते हैं और चारों इसी क्रम में होते हैं, ठीक है, चारों इसी क्रम में होते हैं। और इसमें से ध्यान रखिएगा, खासकर ये जो विंबलडन वाला है ये आपकी हरी घास पर, ठीक है, हरी घास पर खेला जाता है। बाकी सारे कोई क्ले कोर्ट पर, कोई बजड़ी वाले कोर्ट पर खेला जाता है, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, विंबलडन। अब आइए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः पीने के पानी के उपचार में द्वितीयक कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ब्रोमीन, मोनोक्लोरामाइन, अमोनियम, नाइट्रोजन। तो ये है मोनोक्लोरामाइन का उपयोग करते हैं हम लोग पीने के पानी में, ठीक है।
हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 10 वर्षों की अवधि में 10,000 मेगावाट विद्युत यानी बिजली के आयात के लिए औपचारिक रूप से समझौता किया है? ठीक है, आयात के लिए भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। ठीक है, तो ये किया है किससे? तो ये नेपाल से किया गया है। किससे किया गया है? नेपाल से किया गया है। ठीक है, किससे किया गया है? नेपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, भारत का कौन सा राज्य पारंपरिक स्ट्रिंग कठपुतली कला पुटोला नाच, तो पुटोला नाच एक क्या है आपका कठपुतली नाच है, से संबंधित है? राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। ठीक है, तो आपका जो ये पुटोला जो नाच है ये संबंध रखता है किससे? तो असम से रखता है। ठीक है, बाकी असम में बहुत सारे और भी नृत्य हैं। ठीक है, एक बगुरम्मा नृत्य भी सुना होगा। सी विजिल 24 2024 मतलब है किस देश द्वारा आयोजित रक्षाभ्यास है? तो ये तो भारत का क्या है? रक्षाभ्यास है। सी विजिल, सी मतलब समुद्री अभ्यास एक प्रकार का है। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की है? ठीक है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे तो ये बोला कि साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक, तो उसकी मेजबानी किसने की है? तो कोई दूरसंचार नियम ही होगा जो करेगा इसके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, यूरोपियन दूरसंचार मानक संस्थान या विश्व बैंक। तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो आपका जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है इसके द्वारा, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं TRAI, ट्राई, ट्राई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई हालांकि ये बना था 1997 में, और इसका मुख्यालय जो है यानी कि हेड क्वार्टर जो ट्राई का है वो है कहाँ पे? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। तो इसका आयोजन भी 2024 का वो नई दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, भारत ने ही मेजबानी की है इस बार, क्योंकि दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद में कुल 9 देश आते हैं। ठीक है, 9 देश आते हैं। उन 9 देशों में से 2024 में किसने मेजबानी की है नई दिल्ली में? तो ट्राई ने की है। ठीक है, ट्राई, ट्राई क्या है कि जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं, जैसे मान लो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, वोडाफोन हो गया, ये जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं इनके ऊपर नियंत्रण और नियमन कौन करता है? तो ट्राई ही करती है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी निजी स्कूलों को सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अपनी डैश सीटों को आरक्षित करने का आदेश देता है। 10%, 25%, 20% या 33%। हालांकि सही आंसर इसमें आपका क्या है? 25%। यानी जितने भी निजी स्कूल हैं तो उन निजी स्कूलों में से 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी। किसके लिए? जो ऐसे बच्चे जो सामाजिक रूप से क्या हो, वंचित हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो 25% सीटें उनके लिए होंगी। ठीक है, उनके लिए रिजर्व की जाएगी। ठीक है, ये बोला गया है आपका इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में। ठीक है, तो जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था, ये आया था कब? 2009 में आया था। ठीक है, जबकि ये एक्ट पूरे भारत में लागू कब होगा? तो लागू होता है कब? ये 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, कब? 2010 को। और हमें पता है कि जो अनुच्छेद आपने पढ़ा भी है, आपने पढ़ा भी होगा कि अनुच्छेद जो आपका 21A है, ठीक है, ये क्या है? कह सकते हैं ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रदान करता है। शिक्षा का यह प्रदान करता है। तो ये मूल अधिकार खासकर है इन बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनके लिए। हालांकि ये आप देखेंगे तो जो अनुच्छेद 21 है, ये है, इसको हमने कब इसको जोड़ा था? तो खासकर जो 86वां संविधान संशोधन आपने पढ़ते होंगे, खासकर उसमें हमने इसको जोड़ा था। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 2002 में। ठीक है, तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस मॉडल के आधार पर।
जो अच्छे क्वेश्चनों की क्या थी, एक श्रृंखला थी। आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपको वॉच किया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।